गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की क्लास में करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज़ 5.0 के एपिसोड नंबर 3 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की PDF कहाँ पर मिलेगी ये हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। मानव हृदय का दुनिया का पहला प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिस्टियान बर्नार्डर के द्वारा की गई थी 1967 में साउथ अफ्रीका में। और इंडिया में पहला हार्ट प्लांट ये P वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था 1994 में दिल्ली एम्स में, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। विश्व के पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो ये इंग्लैंड में 1978 में लुइस ब्राउन के द्वारा किया गया था, और डॉक्टर एडवर्ड्स के प्रयासों से ये हुआ था। और जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम था लुइस ब्राउन, और प्रयास किसके थे? डॉक्टर एडवर्ड्स के थे। और इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था दुर्गा। IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और पहला स्तनपायी का क्लोन तैयार किसने किया था? तो ये तैयार किया था इयान विल्मोट के द्वारा, और ये डोली भेड़ का क्लोन था जो 1996 में तैयार किया गया था। क्लोनिंग क्या होती है? इसमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट होता है। लाइपेज एंजाइम ये वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा का इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण यानी कि वसा के बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना, ये होता है लीवर के बाइल जूस। लीवर में निकलता है बाइल जूस यानी कि पित्त रस से होता है वसा का इमल्सीकरण। एमाइलेज ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और ये पेट में होता है। और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यह माहौल तैयार करता है। और पेट में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? तो पेट में भोजन की प्रकृति होती है अम्लीय। रेनिन बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक कहलाता है। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन। और खोज की थी मुल्टर के द्वारा, और नामकरण वर्जीलियस के द्वारा 1838 में किया गया था। और प्रोटीन एक शरीर निर्माणकारी तत्व है, और इसकी कमी से क्वासियोरकर और मेरास्मस रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, यह पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो ये टेंसले ने दिया था। और इकोलॉजी ये शब्द दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। और ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम ये दिया था लिंडेमान ने। जैसे यहाँ पर एक वृक्ष है, फिर है बकरी और फिर है शेर। बकरी वृक्ष को खाएगी, यानी कि अगर वृक्ष में 100% एनर्जी है तो उसका 10% बकरी में जाएगा, और जो बकरी को खाएगा शेर तो उसमें जो 10% एनर्जी आई है उसका 10%, यानी कि 100 में से 10% यहाँ पर आ गई, और 10 में से यहाँ पर 1% एनर्जी, 10 का 10% यानी कि एक ही एनर्जी यहाँ पर जाएगी। तो और ये एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह या 10% ऊर्जा का नियम ये दिया था लिंडेमान ने। और ब्लड ग्रुप की खोज ये की थी कोर्ल लैंडस्टीनर ने, और इसने A, B और O ग्रुप की खोज की थी। सर्वग्राही सबसे ब्लड लेने वाला ये कौन होता है? AB पॉजिटिव। और सर्वदाता सभी को दे सकता है जो, यानी कि O नेगेटिव। जब कोई देगा तो उसके पास माइनस होगा तो O नेगेटिव, और जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसके पास वो चीज़ प्लस प्लस होती रहती है। तो इससे हम याद कर सकते हैं AB प्लस और O माइनस। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो ये वीनर के द्वारा की गई थी। स्पंजिला का उदाहरण क्या है? तो ये है पेरिफोरा फाइलम का उदाहरण है। स्पंजिला पेरिफोरा फाइलम का उदाहरण है। और स्पंजिला ये पानी में रहते हैं, इनकी बॉडी पर छिद्र होते हैं और स्पंज की तरह होते हैं। एनालिडा फाइलम का उदाहरण है केंचुआ। और केंचुआ की खेती वर्मी कल्चर कहलाती है, और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट खाद ये केंचुआ की खेती से ही तैयार होती है। आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं जैसे कीट पतंग जो भी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, केंकड़ा,
मकड़ी, चींटी, कीड़े और कॉकरोच। और ये सबसे बड़ा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इसमें स्टारफिश होती है और इसकी आकृति स्टार की तरह होती है, लेकिन ये वास्तविक मछली नहीं होती। मोलस्का, मोलस्का में आता है डेविल फिश या ऑक्टोपस। स्तनधारी, स्तनधारी में आती है व्हेल, और व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी कहलाती है। और सबसे बड़ी मछली, इसका नाम है शार्क, जो डॉग फिश कहलाती है, और इसकी सूंघने की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं डॉग फिश। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है थायराइड। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम या जो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है उसका जनक किसको माना जाता है? थॉमस एडिसन को माना जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालती हैं, जैसे आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है थायराइड ग्रंथि में। और हासी माता रोग, जब हम जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग हो जाता है तो हासी माता रोग उसको कहते हैं। जब हम दवाई लेते हैं तो कभी कभी थायराइड ग्रंथि ही समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, तो इसको हासी माता रोग कहते हैं। और ये एच आकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि, यानी कि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को ही रिलीज करती है। और ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? अल्फा सेल, इसमें एक अल्फा सेल होती है जो ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करती है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है। और बीटा सेल, इससे इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज को ब्लड में कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड, ये सिर में होती है और इसे बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहते हैं, और इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है लीवर या यकृत। और लीवर की स्टडी ऑफ लीवर हिपैटोलॉजी कहलाता है। और अगर लीवर में सूजन आ जाए तो हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। और इसे ही बॉडी की केमिकल लैब, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला और डिटॉक्सिफिकेशन यहीं पर होता है। टॉक्सिफिकेशन का मतलब है जहर, और डिटॉक्सिफिकेशन जहर, अगर हमने कोई जहर खा लिया तो सबसे पहले उसको समाप्त करने का कार्य यकृत ही करेगा, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन वहीं पर होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, और सबसे बड़ा अंग ये होता है स्किन या त्वचा। और अब हम देखेंगे हृदय में कक्ष, किसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। सरीसृप, इसके हृदय में 3। उभयचरी वे होते हैं जो स्थल और जल दोनों पर ही रह सकते हैं, जैसे मेंढक, ये इसके 3 होते हैं हृदय में कक्ष। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष, पक्षी के हृदय में भी 4, और स्तनधारी जैसे मानव है उसके हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। मानव में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र है? मानव में बंद और दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। बंद का मतलब है कि मानव के अंदर जो खून बहता है वो नलियों के माध्यम से बहता है। और दोहरा का मतलब है जैसे एक बार हार्ट में ब्लड आ गया तो ये बाहर निकलकर वापस हार्ट में जाकर फिर बॉडी में आएगा, तो ये होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। यानी कि मानव हृदय में रक्त 2 बार आता है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे को माना जाता है। और हार्ट में एक होता है SA नोड, जिसे पेसमेकर भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है सिनो आर्टिकुलर मोड और नोड। ये हार्ट बीट उत्पन्न करने वाला स्थान होता है। और ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये हार्ट से रिलेटेड होता है। और इसमें की PQRST ऐसी वेव होती हैं, और PQRST वेव ECG से संबंधित होती हैं। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इसका संबंध होता है ब्रेन या मस्तिष्क से। धमनी शुद्ध रक्त का संवहन करती है, यानी कि इनमें O2 या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। सिरा इनका रंग नीला होता है, और ये इनमें अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड बहता है। और हृदय के अंदर ले जाने वाली होती हैं सिराएं, और हृदय से बाहर ब्लड ले जाने वाली होती हैं धमनी। नेक्स्ट है फूलों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे फूल होते हैं, फूलों में मेल पार्ट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पुकेसर। और मेल पार्ट में सबसे ऊपर होता है एंथर यानी कि परागकोश, और उसके नीचे होते हैं परागकण, और ये फिलामेंट से मिलकर बना होता है। तो जो मेल पार्ट होता है वह एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। और फीमेल पार्ट
फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकागर, फिर होता है स्टाइल यानी कि वर्तिका, और फिर होता है ओवरिया अंडाशय, और इसको कहते हैं स्त्री केसर। और जो ये पराग कण हैं, पराग कण जब इस पर आ जाते हैं तो वर्तिकागर पर ही चिपक जाते हैं और इससे नया फूल उत्पन्न होता है। तो फिलामेंट और एंथर इनको कहते हैं पुकेसर या स्टेमेन, और पुकेसर का समूह पुमंग या एंड्रोसियम कहलाता है। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन सभी के मेल से बनता है पिस्टल यानी कि स्त्री केसर, और स्त्री केसर का समूह गाइनोसियम या जायंग कहलाता है। स्त्री केसर के शीर्ष पर एक चिपचिपी सतह होती है जो पराग को फंसा कर रखता है, उससे क्या कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकागर कहते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रोग, जो महत्वपूर्ण रोग हैं जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, बेटी रिया से हो गया बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और पंडित पै से हो गया प्लेग, प्लेग को काली मौत भी कहते हैं, डै से हो गया डिप्थीरिया, तपेदिक इसे टीबी भी कहते हैं, क्या से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टाइफाइड और टिटेनस, टाइफाइड के लिए विडोल टेस्ट होता है, और टिटेनस या टेटनस को धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। कैसे हो गया कुष्ठ रोग और इसे ही हैंसन रोग या लेप्रोसी भी कहते हैं। न्यू से हो गया निमोनिया, है से हो गया हैजा, से हो गया सिफिलिस, और गै से हो गया गनोरिया। और ये रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रजनन अंगों से संबंधित रोग है और इसमें प्रजनन अंगों में सूजन आ जाती है। तो ये सभी रोग हैं बैक्टीरिया या जीवाणु से संबंधित। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। पापा काम पेश होते हैं, पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, इसे लीशमानिया रोग भी कहते हैं, और इसमें रोग वाहक सैंड फ्लाई होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है और इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम। और मलेरिया 4 प्रकार का होता है और इसमें आरबीसी प्रभावित होती है और मादा एनाफिलिस जिसमें वाहक होता है। पै से हो गया पेचिस, इसमें दस्त के साथ खून भी लगते हैं तो ये होता है पेचिस। और सोना यानी कि निद्रा रोग, और इसका वाहक होता है सीसी मक्खी। कवक या फंगस, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजा से हो गया गंजापन, दा से हो गया दाद खाज खुजली, और दा से हो गया दमा, और खाए एथलीट खाए फूट, इससे हो गया एथलीट फूट। और कवक की सेल वॉल, यह कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन से बनी होती है। और ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, काला मोतियाबिंद यानी कि इसमें अंधापन आता है जो बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता, वो होता है ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद। और अब हम देखेंगे आँख से संबंधित इम्पोर्टेंट रोग। निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती लेकिन निकट की वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और इसको ठीक करने के लिए अवतल या कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, जैसे दूर है तो इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, निकट में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, और दूर में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। यानी कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसमें दूर की वस्तु बिल्कुल साफ दिखेगी और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु बिल्कुल साफ दिखेगी, और इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। जैसे उत्तल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और अवतल इसमें है 4 शब्द यानी कि 4 वर्ड हैं, इसमें 4 अक्षर हैं, और निकट इसमें भी 4 हैं। तो हम इससे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा है वो ही इसका आंसर होगा। जैसे दूर में है 3 शब्द और उत्तल में भी हैं 3, तो हम इसमें उत्तल लेंस का ही यूज़ करेंगे। तो हम इससे रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हैं। जरा दृष्टि दोष, इसमें ना तो पास की वस्तु दिखाई देती और ना ही दूर की, और इसको ठीक करने के लिए द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रंगों में विभेद कर पाना मुश्किल होता है और ये एक अनुवांशिक बीमारी है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और ये नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है, इसमें रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ट्रैकोमा, ये एक आँख का रोग है। मोतियाबिंद, आँख की पुतली इसमें वाइट हो जाती है। जीरोप्थेल्मिया, इसे आँख का शुष्क रोग कहा जाता है और विटामिन ए की कमी से होता है। इटाई रोग, ये कैडमियम की अधिकता से होता है। मिनीमाटा रोग, ये पारा या मरकरी की अधिकता से होता है। ऑस्टियोमलेशिया, हड्डी कमजोर हो जाती है। गोनेरिया और सिफिलिस,
जननांगों में सूजन इनमें आ जाती है। आँख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस मिलता है? तो आँख में प्राकृतिक रूप से मिलता है उत्तल लेंस। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालिन इसका रासायनिक नाम है और इसमें कोबाल्ट धातु मिलती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से सकरवी या नाविक रोग हो जाता है और मसूड़ों से खून आता है। और ये आंवला और मिर्च में काफ़ी मात्रा में मिलता है और ये डेली यूज़ विटामिन है जो मूत्र के माध्यम से बाहर होता रहता है और ये दूध में नहीं पाया जाता। दूध में सभी विटामिन मिलते हैं लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है और दूध खट्टा नहीं होता। विटामिन डी इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं जो हार्मोन की तरह काम करता है। रिकेटस या सूखा रोग ये बच्चों में होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामिन या थाइमिन और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से बांझपन या इनफर्टिलिटी रोग हो जाता है। साल्ट अब हम देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो। साल्टपेटर केमिकल जो फॉर्मूले होते हैं वो साल्टपेटर ये कहते हैं KNO3 इसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। KMnO4 इसे पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवाई के नाम से जानते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। हास्य गैस N2O इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसे ही एंटासिड के रूप में भी जाना जाता है जिसका pH वैल्यू होती है लगभग इसकी pH वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। CaOH2 ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसे ही संगमरमर या मार्बल कहते हैं। NH4Cl इसे नौसादर या अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं। CaSO4.2H2O इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं और इसको ही जिप्सम भी कहते हैं। CaSO4.5H2O इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और इसे कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। NaHCO3 खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। Na2CO3.10H2O इसे ही धावन सोडा कहते हैं। एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और 1 atm ताप पर इसमें लीटर का आयतन कितना आच्छादित करेगा? तो ये 22.4 लीटर आयतन आच्छादित करेगा। और केल्विन ये ताप की इकाई कहलाती है और तापमान की इकाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होती हैं। और एक फॉर्मूला है F बराबर 9/5 C+32। अगर अगर हमको K का मान निकालना है यानी कि केल्विन का मान निकालना है तो जो सेल्सियस होती है उसको 273 से प्लस करेंगे। जैसे C = 273 - 273 तो अगर 273 केल्विन है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और अगर फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होगा? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। वर्तमान में आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? तो सबसे पहले आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? मेंडलीफ ने। और इसी से संबंधित डोबेर्नियर का तर्क नियम, मेंडलीफ का अष्टक नियम। और जो वर्तमान में आवर्त सारणी दी गई है वो मोजले ने दी है और इसका आधार परमाणु क्रमांक है यानी कि Z इसका आधार है और इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त मिलते हैं। और इसमें कुछ ब्लॉक भी बनाए गए हैं और ये ब्लॉक कैसे हैं? जैसे यहाँ पर है एक S ब्लॉक जिसमें 1 से 2 वर्ग मिलते हैं। फिर है संक्रमण धातु जिसे D ब्लॉक कहते हैं और इसमें 3 से 12 तक वर्ग मिलते हैं और 13 से 18 तक वर्ग P ब्लॉक में मिलते हैं जो S ब्लॉक है। और एक है नीचे जिसे कहते हैं F ब्लॉक। जो S ब्लॉक है उसमें 1 और 2 वर्ग मिलते हैं और इसमें धातु जो अक्सारीय धातु या मिट्टी यहाँ पर मिलते हैं S ब्लॉक में। संक्रमण धातु ये 3 से 12 वर्ग और D ब्लॉक में मिलते हैं।
और पी ब्लॉक, इसमें धातु, अधातु, उपधातु सभी मिलते हैं। और जो 18वां वर्ग होता है, 18वें वर्ग को शून्य गैस, आदर्श गैस कहा जाता है। और इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम और रेडोन ये सभी गैसें मिलती हैं और इनको नोबल गैस भी कहते हैं। और जो नीचे होता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में दो पार्ट होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो ये थी हमारी आवर्त सारणी। तो हमको ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या क्या होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार था। और उस समय जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी तो 63 तत्व खोजे गए थे, लेकिन वर्तमान आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिनमें से 7 उपधातु हैं जो पी ब्लॉक में मिलती हैं। और ये 7 उपधातु कौन कौन से होते हैं? जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिमनी, एंटीमनी। तो ये है यहाँ पर एंटीमनी, टेलुरियम और पोलेनियम। तो ये 7 अधातु आवर्त सारणी में मिलती हैं। उपधातु ये क्या होती हैं? उपधातु होती हैं 7 और उपधातु होती हैं कभी धातु की तरह और कभी अधातु की तरह व्यवहार करती हैं। और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है। बाणुए परमाणु क्रमांक किस धातु या अधातु का है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। एल्केन ये है बॉन्ड या जो आपस में संबंध होता है वो। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है। एल्कीन कार्बन और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। और इस फॉर्मूला के लगाने से पहले हमको कुछ ध्यान रखना है कि कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो हम उसको मैथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 हो तो हम उसको एथ, कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट और 6 हो तो हेक्स। तो हमको इतना ध्यान रखना है। जैसे C3 H8 यहाँ पर है तो कार्बन की संख्या है 3, तो कार्बन की संख्या हो गई 3 यानी कि प्रोप। और जो ये H8 है, H8 कैसे आया है? CnH2n+2। तो n की संख्या यहाँ पर हम लेंगे 3, तो 3 और H2 और 2 के साथ n मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 3 यानी कि 6 + 2 तो H8। तो ये फॉर्मूला लगाया CnH2n+2। तो ये एल्केन का फॉर्मूला है। और एल्केन से ले लेंगे हम एन तो हो गया प्रोप और एन, प्रोपेन हो गया C3H8। तो हमें इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर है C3H8 तो इसको प्रोपेन कहेंगे और C3H6 तो यही फॉर्मूले में फिट किया हुआ है। तो प्रोप कार्बन का 3 हो गया तो प्रोप। और H6 का मतलब होता है 2 × 3 तो H6 हो गया। यहाँ पर +2 नहीं है और ना ही -2 है तो यानी कि इन, एल्कीन से इन ले लिया और ये बन गया प्रोपीन। अगर ब्यूटीन बनाना हो तो ब्यूटीन के लिए हम कार्बन 4 कर देंगे और × 4 कर देंगे और ये हो जाएगा C4H8। तो C4H8 हो गया ब्यूटीन। तो हम इसे किसी भी फॉर्मूले को बना सकते हैं। एल्काइन होता है CnH2n-2 जैसे C3H4। तो ये H4 कैसे आया? C3 हो गया H2 × 3-2 तो 6 में से 2 गए तो यहाँ पर आ गए 4। तो हम इससे और प्रोप कार्बन 3rd होता है प्रोप और एल्काइन से हो गया आइन, यहाँ पर हमने ले लिया तो ये हो गया प्रोपाइन। और ब्यूटाइन होता है C4H6। तो हमको यहाँ पर रखना है ये ध्यान। शर्करा या शुगर ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इसमें एक ही शर्करा होती है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है C6H12O6। फ्रक्टोज ये फलों में पाई जाती है और प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले सबसे मीठी
शुगर यही कहलाती है, जिसे कहते हैं फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड ये दो शर्कराओं के मेल से मिलकर बना होता है, जैसे सुक्रोज और सुक्रोज को हम याद रख सकते हैं GF पर शक से हो गया सुक्रोज, और G से हो गया ग्लूकोज, और F से हो गया फ्रक्टोज, और GG यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। और टेबल शुगर भी डाइसैकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसैकेराइड में दो से अधिक शर्करा आपस में मिली होती हैं, जैसे स्टार्च जो पादप में भोजन का संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और मानव में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। मिल्क में कौन सा शुगर होता है? मिल्क, जहाँ पर भी मिल्क दिखेगा उसको हम लैक्ट से डिनोट करेंगे, और शुगर के लिए ओज शब्द लगता है, तो लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। एक्वारेजिया या अम्लराज में किसका यूज़ किया जाता है? तो अम्लराज या एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ साफ़ करने के लिए, सोना को साफ़ करने के लिए, जो कठोर धातु होती है उनको साफ़ करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब रंग, जैसे हम कहते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और अक्सार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर विलियन उदासीन होगा तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिटमस पत्र का रंग बैंगनी, तो बैंगनी रंग का हो जाएगा। और लिटमस पत्र का निर्माण लीचेन या लाइकेन से किया जाता है, और ये शैवाल और कवक का सहजीवन से बनता है। लाइकेन एक थैलोफाइटा कहलाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है, और एसिड ये नीले को लाल और बेस लाल को नीला कर देते हैं। और एसिड और बेस को मापने के लिए एक pH स्केल सोरेनसन के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखी गई है, और इसमें 0 सबसे अम्लीय कहलाता है और 14 सबसे अक्षारीय और 7 होता है उदासीन। अगर हम 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो अक्षारीयता बढ़ती रहेगी, और 7 से जितना भी नीचे जाएंगे उतनी ही अम्लीयता बढ़ती रहेगी। और ब्लड का pH मान 7.4 होता है, और ये हल्का अक्षारीय होता है। सोडा वाटर में कैसा अम्ल होता है? तो ये होता है कार्बोनिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। नींबू और संतरा जो खट्टे फल होते हैं उनमें होता है सिट्रिक अम्ल। सेब में होता है मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल। सिरका या विनेगर में होता है एसिटिक अम्ल। प्लांट किंगडम में पादप 5 प्रकार के होते हैं। तो प्लांट किंगडम में पहले होते हैं पादप 2 प्रकार के, और फिर आगे 3 प्रकार और 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अपुष्पी पादप या अपुष्पोद्भिद, और पुष्पी पादप या पुष्पोद्भिद पादप, और अपुष्पी पादप ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे थैलोफाइटा जो जल के पादप होते हैं, जो शुरू में आए थे, सबसे पहले इन्हीं का जन्म हुआ था, तो ये होते हैं जल के पादप थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा जल और स्थल दोनों के पादप कहलाते हैं, और ये पादपों का उभयचरी भी इसको कहा जाता है। टेरिडोफाइटा केवल स्थल के पादप कहलाते हैं। फिर होता है पुष्पोद्भिद या पुष्पी पादप, ये 2 प्रकार के होते हैं। जिम्नोस्पर्म ये नग्न बीजी होते हैं, और एंजियोस्पर्म इनमें फल के अंदर बीज होता है। तो जितने भी वृक्ष हैं जिनमें फल के अंदर बीज होता है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। टेरिडोफाइटा केवल स्थल के पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो ये होते हैं 2n²। अगर जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ये कक्ष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा में ही होते हैं। जो पहला कक्ष होता है उसको कहते हैं K, दूसरे कक्ष को L, तीसरे को N, फिर M और फिर N। K को हम N 1 मानेंगे, L में N को 2, और M में N को 3, और N में N को 4 मानेंगे। तो हम इससे रिलेट करके जैसे 2n², अगर हम 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर ही आएगा 2। तो N में होता है 2, और L में कितना होता है? मैक्सिमम 8 हो सकता है। M में 18 हो सकता है, और जो N होता है N कक्षा में
अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमें कैसे निकालना है, जैसे एल है, एल कितने नंबर का कक्ष है, 2 नंबर का, तो 2n स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा 8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और m में कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 18 या 18। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। m कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18 आ सकते हैं। 10 की पावर -6 इसको कहते हैं माइक्रो, 10 की पावर -9 इसको कहते हैं नैनो, 10 की पावर -12 इसको कहते हैं पिको, 10 की पावर 6 मेगा, और 10 की पावर 9 ये होता है गीगा, और 10 की पावर -15 इसे फेम्टो या फर्मी कहते हैं। और एनरिक फर्मी के द्वारा परमाणु भट्टी, एनरिक फर्मी को परमाणु भट्टी यह न्यूक्लियर रिएक्टर का फाउंडर या जनक माना जाता है, और फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ये माना जाता है ओपेनहाइमर को। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो ये 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है, और 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, और 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। डाइन बल का मात्रक होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। तरंग धैर्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई होती है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई या मात्रक होता है, और 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण, जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है, ये बैटरी होती है, वो उसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो उसमें होती है केमिकल एनर्जी, यानी कि जो भी बैटरी होती है उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, और नाइट्रिक अम्ल यानी कि उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, और जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, और इसका उदाहरण है इन्वर्टर। इन्वर्टर पहले तो जब हम उसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, और जब लाइट चली जाती है और हम उससे लाइट लेते हैं तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और यांत्रिक ऊर्जा होती है घूमने वाली ऊर्जा, जैसे मोटर घूमती है या जनरेटर घूमता है। और अगर हम यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं तो उस यंत्र का नाम क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरेटर हो गया इसका उदाहरण। और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर हमको उससे प्रकाश करना है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करना है, तो हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब होता है जो वो ओपन जो प्रकाश देना शुरू कर देता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं लाइट बल्ब। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, जैसे लाउड स्पीकर होते हैं, उसमें जब हम वायर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो उसमें से ध्वनि होगी, साउंड होगी, तो लाउड स्पीकर इसका उदाहरण हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा होती है यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो घूमने वाली ऊर्जा है, उसको कैसे बनाएंगे, तो मोटर के माध्यम से। जब भी हम मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो वो घूमना शुरू कर देगी। जैसे जनरेटर को हम घुमाते हैं तो विद्युत ऊर्जा बनती है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनती है विद्युत मोटर के द्वारा। तो ये है ऊर्जा का रूपांतरण, तो ये भी हमको रखना है ध्यान। F = ma, फोर्स इंटू मास, फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये दूसरा न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहलाता है। जैसे ही क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए शतरक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। जैसे कोई कैच करता है तो वो अपने हाथों को बॉल की जहाँ पर बॉल आ रही है उस दिशा में पीछे की ओर करता है, ताकि कैच करते हुए उसको बॉल से जो चोट लगती है वो कम लगे। तो ये होता है सेकंड लॉ का उदाहरण। और तीसरा नियम जिसे संवेग संरक्षण या एक्शन रिएक्शन नियम भी कहते हैं, और इसका उदाहरण है जैसे फुटबॉल को किक मारते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना, रॉकेट का ऊपर की ओर जाना, बंदूक चलाने पर हाथ का पीछे की ओर जाना। तो ये सभी होते हैं एक्शन रिएक्शन या संवेग संरक्षण का नियम। और पहला होता है जड़ता का नियम। और कोई भी वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और अगर कोई वस्तु खड़ी है या स्थिर है
तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और बस चलने पर पीछे की ओर गिरना, ये भी उदाहरण है जड़त्व का नियम। जैसे बस खड़ी है और बस में कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर बस एकदम से चलेगी तो वो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाएगा, तो उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। और सूखते हुए तौलिए को डंडा मारने पर धूल के कणों का नीचे गिरना, यह भी होता है जड़त्व का नियम। अब हम देखेंगे फॉर्मूले। I इज इक्वल टू Q/R। I होती है धारा या एम्पियर, और Q आवेश को कहते हैं, और T से होता है टाइम, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश में प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। V होता है वोल्टेज, I होता है एम्पियर, और R से होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और इसी को ही V इज इक्वल टू IR, इसको ओम का नियम कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट है के ई इज इक्वल टू हाफ mv²। के ई होता है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, और हाफ mv², तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और E इज इक्वल टू mc², ये फॉर्मूला दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, और इसमें बताया था कि उसने प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये इसके में बताया गया था। नेक्स्ट है चालन। चालन क्या होता है? तो इसमें जो स्पर्श होता है वो जरूरी होता है, और ये ठोस कणों के बीच होता है, और इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है: चालन, विकिरण और संवहन। चालन, जैसे हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो इसमें स्पर्श होगा, और जो कण होंगे वो पास पास में होंगे, और ये ठोस होगा। जैसे हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे वो एक सिरा गर्म होता है जो दूसरे सिरे तक उसकी गर्माहट आ जाती है। तो लोहे की छड़ का गर्म होना ये होता है चालन। तो चालन का मतलब होता है कि इसमें ऊष्मा का चालन हो गया। और नेक्स्ट है संवहन। इसमें कणों का स्थानांतरण होता है और इसमें स्पर्श नहीं होता। जैसे वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल गर्म होता है, जो ठंडे कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और गर्म कण नीचे आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं संवहन। और विकिरण, विकिरण होता है पृथ्वी का गर्म होना। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात में भी गति कर सकता है। जैसे पृथ्वी से विकिरण आती हैं, उनके बीच में कोई भी माध्यम नहीं होता, वे सीधे पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी को ये गर्म करती रहती हैं। तो विकिरण पृथ्वी को गर्म करती हैं, तो ये उदाहरण हो गया संवहन। वायुमंडल गर्म होता है और किसी लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म होता है और तो दूसरा सिरा धीरे धीरे भी गर्म होने लगता है, तो इसको कहते हैं चालन। तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीके से ही होता है। एक दूसरे के से 120 डिग्री झुके हुए 2 दर्पणों द्वारा बनाई गई प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी? जैसे यहाँ पर एक दर्पण है और यह है दूसरा दर्पण, और इन दोनों के बीच है 120 डिग्री का कोण। तो इसके लिए फॉर्मूला है 360/थीटा। थीटा का मतलब है जो ये कोण होगा वो यहाँ पर रख देंगे। तो 120 अब 360/120, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगर संख्या का उत्तर विषम संख्या में आए तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या में आए, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक दर्पण है यहाँ पर और एक ये है, और इन दोनों के बीच है 60 डिग्री का कोण। तो इसका आंसर निकालेंगे 360/60, यानी कि 6 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सम है, अगर सम होगा तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे, n-1 करके हमारा आंसर आ जाएगा। n होती है जो वैल्यू आएगी, तो n-1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। जितना भी आंसर आएगा, अगर विषम संख्या तो वही आंसर होगा, और अगर सम संख्या तो उसमें से हम 1 घटा देंगे। तो सम संख्या है तो n-1 करना होगा और फिर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। उत्तल लेंस का यूज़ ये बुढ़ापे में किया जाता है और दूरदृष्टि दोष में भी किया जाता है, और ये धनात्मक संख्या में होता है, और ये अभिसारी लेंस कहलाता है। जो 2 ये होती हैं इनको आपस में मिलाने का कार्य करता है। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है, और दूर की वस्तु इसमें दूर की नजरों इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, और इसमें -1 -2 यानी कि ऋणात्मक संख्या होती है, और ये अपसारी लेंस होता है, यानी कि जो इनको दूर दूर करता रहता है।
और P इज इक्वल टू आई एफ के बराबर होता है। F का मतलब होता है फोकस दूरी 1/f, P का मतलब होता है पावर। और अगर एक यहाँ पर क्वेश्चन भी है, अगर 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी निकालनी है और 1/, जो भी अक्षमता होती है वो यहाँ पर डाली गई है 2.5। अगर इसमें पॉइंट का हटा दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5, तो 2/5, और 2/5 को अगर हम निकालें तो 0.4 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर है सेंटीमीटर में। अगर डायोप्टर में क्षमता है तो दूरी हमेशा ही मीटर में आएगी, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो 0.4 मीटर गुणा 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और प्लस में अक्षमता है तो ये इसमें उत्तल लेंस का यूज होगा। अगर वो यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर अवतल लेंस होता। भगवती समिति ये 1973 से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, बेरोजगारी से। लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, इनका संबंध है गरीबी से। मल्होत्रा समिति, इनका संबंध है बीमा से। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। नरसिम्हन समिति, इनका संबंध है बैंकिंग सुधार से। और निर्वाचन आयोग ये संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक है, और 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और पहले महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, और वर्तमान में हैं राजीव कुमार। और 326 अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जिन व्यक्तियों की आयु, चाहे वो पुरुष हो या महिला, जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा अनुच्छेद 326 के तहत। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम के तहत हुई थी, और जो इसका अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। जो भी पहले पूरे हो जाए वो इसका कार्यकाल होगा 70 वर्ष, जो इसकी एज होती है। और वर्तमान अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम। 338A इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है, जिसको संविधान के 338A अनुच्छेद में और 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 338 इसमें है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और अनुच्छेद 315 इसमें यूपीएससी का उल्लेख किया गया है, और इसमें अध्यक्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसका अध्यक्ष का कार्यकाल इतना होता है। और वर्तमान अध्यक्ष प्रीति सूदन, और इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को, और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसके संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में इसका नाम कर दिया गया था। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग किया गया था, और संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम 1948 में किया गया था स्वतंत्रता के बाद। अनुच्छेद 159 इसमें जो राज्यपाल होता है उसकी शपथ का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 71 इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित है, अगर चुनाव विवाद में हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलवाता है। तो यहाँ पर हमारा होता है एपिसोड नंबर 3 कंप्लीट। तो और इस क्लास की PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और चैनल के जो अबाउट सेक्शन में है वहाँ पर भी दिया गया है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।